अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में एक हमारा आइडिया रह गया था, वो था रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज़। तो चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। पहले डेफिनेशन। अच्छा जी, रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज़ क्या है? A series summation yk is a rearrangement of a series summation xk if there is a bijection f from n to n such that yk is equal to xfk where k belongs to n. In other words, summation xfk is a rearrangement of the series, यानी कि पहली सीरीज को रीअरेंज करना है। जब आप बाइजेक्शन लेते हैं, आपको याद होगा, हम बिल्कुल एलिमेंट्री तरीके से चलते हैं कि 1 2 3 4 5, तो इसका 1 2 3 4 5 फर्ज करें ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। ठीक है, तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। 1 3 पे चला गया, 2 1 पे, 3 2 पे, 4 5 पे, 5 4 पे। तो ये बाइजेक्शन है, यानी कि अब आप इसमें क्या करेंगे कि आप पोजीशंस को रिप्लेस कर देंगे। यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो f फ्रॉम f ऑफ 1 जो है वो 1 ही है, और सॉरी 3 है, और f ऑफ 2 जो है वो 1 है। अगर यहाँ आप देखें सुमेशन x के कोई सीरीज थी और आपने सुमेशन एक्स एफ के नई सीरीज बना दी, इसका मतलब यहाँ पे जो x1 टर्म थी नई सीरीज में 1 जो है वो 3 पे चला गया, तो इसका मतलब जो है बेसिकली x1 x3 पे चला जाएगा, जो कि नई सीरीज में y1 होगा, नई सीरीज में y1 होगा। इस तरह से जो पहली वाली सीरीज में x2 सेकेंड टर्म थी, वो सेकेंड टर्म 1 पे चलेगी, वो चलेगी x1 पे, जो कि हमारे पास सेकेंड टर्म है नई सीरीज में, राइट। इस तरह से जो x3 थी, वो देखिए x3 जो है वो 2 पे चली जाती है। x3 किस पे चलेगी? x3 2 पे चली गई, तो x2 पे, राइट। और ये हमारे पास बेसिकली y3 है, तो ये नई सीरीज आ रही है, वो कि वही नंबर्स हैं। ये तो एक डेफिनेट सेट मैंने लिया है 1 to 5 और 1 to 5, तो आपको सारे के सारे नज़र आ गए। लेकिन जब आप नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर जाएंगे तो ज़रूरी नहीं आपको ऐसे नज़र आए। चलिए थोड़ा सा मैं आइडिया इसको और एलेबोरेट करता हूँ कि लेट्स से हमारे पास एक सीरीज़ है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5 + 1/6 + 1/7 + so on। बड़ी वेल नोन सीरीज़ है, हार्मोनिक सीरीज़, डाइवर्जेंट सीरीज़ है, सब लोग जानते हैं इसको। और इसकी मैं रीअरेंजमेंट एक ये लिख सकता हूँ 1/2 + 1 प्लस लेट्स से 1/4 1/3 + 1/3 + 1 प्लस, इस अंदाज से मैं लिख रहा हूँ कि 1/2n, फिर 1/2n - 1 + 1, इस तरह से चलिए 1/2 1 1/3 1 so on। ये एक रीअरेंजमेंट है, क्योंकि आप देखिए पहले यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 थी, यहाँ पे 1 सेकेंड टर्म आ गई। ये सेकेंड टर्म 1/2 थी, और इसमें सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म 1/2 है, तो 1/3 थर्ड टर्म थी, इसमें आपकी 1/3 4 एंड सो फोर्थ, ये चलती जा रही है। यानी एक और रीअरेंजमेंट आप लिख सकते थे कि 1 + 1/2 प्लस 1/4 1/3 1/5 1/3 1/5 और प्लस 1/7 प्लस so on। ये भी एक रीअरेंजमेंट है, इससे अगेन अ रीअरेंजमेंट, क्योंकि पहली टर्म तो आपने रिटेन कर ली, दूसरी भी रिटेन कर ली, थर्ड टर्म जो है वो फोर्थ से रिप्लेस होगी, फोर्थ जो है वो थर्ड से रिप्लेस होगी, ये रिटेन रही। फिर ये नेक्स्ट से एक फॉर्मूला चाहता है बाइजेक्शन की, एक आइडिया पीछे मौजूद है। अगर सारी की सारी टर्म्स आप रिटेन कर लें, क्योंकि नॉर्मली तो बाइजेक्शन का आप अंडरस्टैंडिंग यही लेते हैं कि जी जितना इसके अंदर ऑर्डर है उतना ही ऑर्डर इसका है, लेकिन ये फाइनाइट सेट्स के लिए। इनफिनिट के लिए देखिए एक इंटरेस्टिंग बाइजेक्शन ये भी है, आप थोड़ा गौर कीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन,
एक सेट ये नेचुरल नंबर और एक सेट में ये ले लेता हूँ 2 4 6 8 10 12 14 सो ऑन। ये भी बाइजेक्शन है, 1 2 पे मैप कर रहा है, 2 4 पे, 3 6 पे, 4 8 पे, 5 10 पे, 6 12 पे, 7 14 8 16 एंड सो ऑन। हर नंबर के कॉरस्पॉन्ड एक यूनिक नंबर है और उसके पीछे भी एक यूनिक इमेज है, लिहाजा ये बाइजेक्शन है। यानी कि आपने एफ ऑफ एन जो है जो 2n ले लिया, नो प्रॉब्लम, इट्स अ बाइजेक्शन। लेकिन आप देखिए इसमें बहुत सी टर्म्स मिस हो गई हैं। यानी कि इस सीरीज में अगर आप देखें A1, अब वो इसकी जो फर्स्ट टर्म है, अगर ये बाइजेक्शन मैं समझूं तो ये जो मेरी सीरीज थी A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस सो ऑन, ये अब चलेगी, इसमें मेरे पास ये A2 पे चली गई, A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8 प्लस 1, तो ये मेरी बन गई बेसिकली B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस 1। तो ये समेशन AK था और ये समेशन BK हो गया। ये मेरी रीअरेंजमेंट ऑफ द सीरीज है, ठीक है। एक आइडिया ये भी है, नॉर्मली तो हम उन्हीं टर्म्स को डिस्प्लेस कर रहे हैं ना जी, लेकिन ये भी ज़हन में रखिए कि जनाब जो रीअरेंजमेंट जो नई सीरीज़ बनाएंगे पॉसिबली उसमें कुछ टर्म अगर मिस भी हो जाती है, क्योंकि ये इन्फिनिट सेट है। तो बाइजेक्शन का आइडिया हमने दिया है, हमने ये कहा है कि जो पहली सीरीज़ से जो दूसरी सीरीज़ आप जनरेट करें वो किसी ना किसी बाइजेक्शन के थ्रू कैलकुलेट कीजिए। हमने ये नहीं कहा कि वो सारी की सारी टर्म उसमें भी मौजूद हों। द डेफिनेशन इज, लुक एट अगेन द डेफिनेशन, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अ सीरीज समेशन YK इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ अ सीरीज समेशन XK। रीअरेंजमेंट तो वैसे होता है कि चीज़ों को रीअरेंज कर दे, ये लफ्ज़ तो आपको आसान सा लग रहा है, लेकिन हमने थोड़ा मैथमेटिकल बना दिया। इफ देयर इज अ बाइजेक्शन f फ्रॉम n to n, आपको एक बाइजेक्शन लेना पड़ेगा f फ्रॉम n to n, एक बाइजेक्शन, एक मैपिंग लेनी पड़ेगी जो कि 1 1 और 1 2 हो, ठीक है, सच दैट अब y के xf k के लिहाज से तो लाजमी बात है कुछ टर्म छूट भी सकती है। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि वो जो आपने ग्रुपिंग सीरीज़ में कहा था जी कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो हर ग्रुपिंग सीरीज़ कन्वर्जेंट है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ये आइडिया ट्रू नहीं रहेगा, क्योंकि बाइजेक्शन से कुछ टर्म जो है वो मिस हो सकती है, राइट। बाइजेक्शन तो रिटेन रहेगा। एक तो मैंने आपको वैसे बताया 1/2 वैसे डिस्प्लेस करके दिखाया, लेकिन अब एक और देखिए, ठीक है, एक और देखिए कि हमारे पास सीरीज है, यानी कि अब ये सीरीज समेशन XFK ये नई सीरीज बन रही है, ठीक है। तो एक सीरीज है समेशन XK, दूसरी सीरीज है समेशन XFK। क्योंकि आपने YK को कहा है और YK की वैल्यू जो है वो XFK है, तो ये वैल्यू को XFK को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी जाए K पे, तो YK इज XFK, तो ये वाली बन जाती है, यानी कि ये कोई मसला नहीं है, ये बेसिकली समेशन है YK ही है। इट्स योर न्यू सीरीज, रीअरेंजमेंट ऑफ द प्रीवियस सीरीज। लुक एट, अब जरा देखिए, ये है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस सो ऑन। अब जो मैंने नई सीरीज बना रहा हूं, मैं बाइजेक्शन ये ले रहा हूं, fn इज इक्वल टू 2n प्लस 1। लेट्स से मैं ये बाइजेक्शन लेता हूं, ठीक है। मैं अगर आप कोशिश करके सारी के सारे टर्म निकाल सकते हैं तो वेल एंड गुड, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। कोई पीस वाइज बाइजेक्शन बना लें जिसमें इवन वाली टर्म भी काबू में आ जाए और आड वाली टर्म भी काबू में आ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन मैं तो आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ कि देखिए ऐसा बाइजेक्शन भी हो सकता है जिसमें आपकी टर्म जो है, पहली सीरीज टर्म जो है वो काबू में नहीं आ रही, ठीक है। तो fn2n प्लस 1 अगर ऐसे लेते हैं तो अब x1 f1 नई सीरीज में, ये बेसिकली सीरीज क्या है आपकी, सुमेशन yk है, यानी कि अब जो y1 है बेसिकली यहाँ y1 जो है जब निकालेंगे 2 प्लस 1 इट्स 3, यहाँ पे x3 आएगा, और फिर
पहली टर्म 1, जो f of 2, this is 2, 2 into 2 4 plus 1 5, you know this is x5 plus x7 plus x9 plus so on. look at बहुत सी टर्म्स मिस हो गई, बहुत सी टर्म्स मिस होगी, और इसी को आपने बोला है, इसको बेसिकली आप कह रहे हैं कि दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4. यस, इट्स अ न्यू सीरीज, इट्स अ न्यू सीरीज, और इस सीरीज को आप बोलते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ द प्रीवियस सीरीज. अब देखिए इसमें साफ नजर आ रहा है कि x3 जो है, इसका मतलब जनरली मैं आपको बताऊं, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा आप कोई सी किस्म का लें, लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है. आप अगर सारी की सारी टर्म वापस लाना चाहते हैं तो आप ऐसे दे दें कि जनाब जब ऑड है तो 2n-1 है, जब इवन है तो 2n है, तो इस तरह से करके आपकी सारी की सारी टर्म वापस आ जाएंगी. राइट, कोई इशू नहीं होगा. लेकिन ऐसी भी हो सकती है जिसमें सारी की सारी टर्म वापस नहीं आ रही. तो आप देखिए सर्टनली इसका सम जो है और इसका सम जो है अपेरेंटली डिफरेंट नज़र आ रहा है. ठीक है, तो इस वजह से हमने वो जो बात की थी कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी हर ग्रुपिंग सीरीज जो है वो भी कन्वर्जेंट होगी. यहाँ पे मुझे लगता है कि ये आइडिया मुश्किल है. हम गारंटी से ये बात नहीं कह सकते कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी हर रीअरेंजमेंट भी कन्वर्जेंट होगी. नो नो नो, दिस इज नॉट द केस. इसमें थोड़ा सा एक और आइडिया भी है जो मैं अब थोड़ा सा आपको बताता हूँ. अब पहले डेफिनेशन समझ आ गई कि आप सीरीज समेशन y के, जो कि बेसिकली समेशन xfk है, ये क्या है, बेसिकली रीअरेंजमेंट है. ठीक है, और ये y के xfk आपने k बिलोंग टू n एक बाइजेक्शन लिया. सो द आइडिया इज टू टेक अ बाइजेक्शन f from n to n, and with respect to that bijection find a new series, and that series is called a rearrangement of the previous series. You have seen that many terms may be missing terms. ठीक है, तो इसलिए हमें ये बात बड़ी मुश्किल से कहनी पड़ेगी कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी हर रीअरेंजमेंट भी कन्वर्जेंट है. दिस इज नॉट द केस इन जनरल. ओके, इसकी एक और रीज़न मैं आपको देता हूँ. इसकी एक और रीज़न ये है, अब देखिए अगर हम ये वाली सीरीज ले लें, सुमेशन -1 पावर n ओवर n. अब ये सीरीज अगर आप देखें तो इस सीरीज में इनफिनिट टर्म्स पॉजिटिव हैं और इनफिनिट टर्म्स नेगेटिव हैं. राइट, अब ये सीरीज यूं चल रही है, -1 प्लस 1/2 -1/3 प्लस 1/4 -1/5 प्लस 1/6 -1/7 प्लस so on. लुक, अगर मैं इसकी इस तरह से मैपिंग लेकर रीअरेंज कर दूँ, रीअरेंज करके सारी ऑड जो है पहले ले आऊँ और सारी इवन बाद में ले जाऊँ, तो ये कोई इस तरह से बन जाएगा. दिस इज -1 -1/3 -1/5 -1/7 माइनस so on. ये एक सीरीज ये बन जाएगी, प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 1/8 प्लस so on. एक सीरीज ये बन जाएगी. Look at this, both are the divergent series. दोनों डाइवर्जेंट सीरीज है. ये भी हार्मोनिक सीरीज है, ये भी हार्मोनिक सीरीज है, दोनों डाइवर्जेंट सीरीज है. तो ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है, कि अब ये जो सीरीज थी ये तो कन्वर्जेंट थी, ये तो लेबनिज टेस्ट से कन्वर्जेंट थी और कंडीशनली कन्वर्जेंट थी. राइट, तो इसका मतलब है कि अब ये जो सीरीज थी ये कंडीशनली कन्वर्जेंट थी, हमने देखा था, क्योंकि ये एब्सोल्युटली डाइवर्जेंट है. जब इसकी एब्सोल्यूट टर्म करेंगे तो वो 1/n, वो तो सिंपल हार्मोनिक सीरीज आ जाती है, 1/k की सीरीज आ जाती है. ठीक है, और पी सीरीज में p = 1 वाली सीरीज आ जाती है, जो कि डाइवर्जेंट है. ठीक है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर लेबनिज टेस्ट लगाएं तो ये देखिए 1/n डिक्रीजिंग भी है, 1/n की लिमिट 0 भी है. ठीक है, और इसकी एब्सोल्युटली नजर ये कन्वर्जेंट हो गया अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट के लिहाज से. तो वैसे एब्सोल्यूट टर्म की सीरीज डाइवर्जेंट है, दैट्स वाई ये कंडीशनली कन्वर्जेंट है. ओके, तो इसका मतलब ये कंडीशनली कन्वर्जेंट थी, लेकिन इस तरह से रीअरेंज करने से ये भी डाइवर्जेंट है, ये भी डाइवर्जेंट है. तो अब वो ये बेसिकली ये रेमन ने जो है इसके बारे में आइडिया दिया हुआ है. ठीक है, तो वो कहता है अब हम क्या करें. वो कहता है जब आप पार्शियल सम बनाएं
फर्ज करें ये जो सीरीज अगर किसी नंबर एल को कन्वर्ज करती है, अगर ये सीरीज किसी एल को कन्वर्ज कर, कंडीशनली कन्वर्जेंट है तो जाहिर सी बात है इसका एल आंसर तो आ जाएगा। अगर ये किसी एल को कन्वर्जन करती है तो कहता है याद रखिए जब इसके पार्शियल सम बनाएंगे तो पॉजिटिव टर्म के लिए पार्शियल सम बनाइए जो कि ग्रेटर देन सी आ जाए। वहां तक चलिए, सुमेशन जो है टर्म्स का चलते चलते ग्रेटर देन एल आ जाए, ठीक है। बार्टल की किताब में ये आइडिया दिया हुआ है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ पे 3-4 लाइंस लिखी हुई हैं, वही मैं एलाबोरेट कर रहा हूँ। ओके, तो अगर इस सीरीज की आप पार्शियल सम बनाएं तो जब पॉजिटिव टर्म का पार्शियल सम बनाएं तो वो टर्म को ऐड करते करते वहाँ तक जाएं कि उसका जो एस एन जो है वो ग्रेटर देन एल हो जाए, और जब नेगेटिव टर्म का बनाएं तो वहाँ तक बनाइए कि जो पार्शियल सम जो है वो लेसर देन एल हो जाए। ये देखें ये क्या कहा उसने कहा कि जी अब अगर चूँकि ये सूरत हाल है तो फिर अगर एस एन बनाएं और तो वो क्या हो जाए, एस एन पॉजिटिव टर्म का बनाएं तो वो ग्रेटर देन एल हो जाए, ठीक है। और जब आप बनाएं एस एन नेगेटिव टर्म का तो वो लेस देन एल हो जाए। जब लेस देन एल को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो एस एन जो है वो ग्रेटर देन माइनस एल होगा। तो इसको आप पढ़ेंगे तो ये देखें, राइट, तो माइनस एल लेस देन एस एन और एस एन जो है वो लेसर देन एल, ठीक है जी। ये उसने कहा है कि आप वहाँ तक चलिए। अच्छा जी, ये देखिए तो क्या है इसमें, अब उसने कहा कि जब आप इसका पार्शियल सम बनाएंगे तो जब पॉजिटिव टर्म को इन्वॉल्व करें पार्शियल सम्स के लिए तो वहाँ तक जाएं कि एस एन जो है एल से बड़ा हो जाए, और जब नेगेटिव टर्म का, यहाँ नेगेटिव नहीं लगाना, वो मैंने रब कर दिया, यहाँ नेगेटिव नहीं लगाना क्योंकि वो एस एन खुद से सम ऑफ नेगेटिव टर्म्स है, लेकिन कहेंगे तो उसको एस एन ना, और उनका वहाँ तक जाना है कि वो एल से छोटी हो जाए। पार्शियल सम्स नेगेटिव टर्म का जब सम ऑफ पार्शियल सम निकालेंगे इंक्लूडिंग नेगेटिव टर्म्स तो दैट शुड बी लेस देन एल। तो फिर देखें एल इज लेस देन एस एन, एस एन इज लेस देन एल, तो इसका मतलब है एस एन की लिमिट एल हो जाएगी। इसका मतलब जब सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट होगा, कन्वर्जिंग टू एल होगा, तो हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्जिंग टू एल होगी। दैट्स व्हाई द रिमार्क इज रीअरेंजमेंट जो है वो लाजमी नहीं उसका बिहेवियर वैसा ही हो जैसे कि रीग्रुपिंग का है। तो रीग्रुपिंग में हमने कहा था कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसकी हर रीग्रुपिंग भी कन्वर्जेंट होगी, लेकिन रीअरेंजमेंट में हम ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपके रीअरेंजमेंट जो है वो क्या होगी, वो भी हमेशा कन्वर्जेंट हो। दिस इज़ नॉट द केस इन जनरल, राइट। उसकी वजह मैंने बताई कि जो अल्टरनेटिव सीरीज़ है उसमें कई टर्म्स, इन्फिनिट टर्म्स हैं जो पॉजिटिव है, इन्फिनिट नेगेटिव है, और दोनों जो है वो डाइवर्जेंट सीरीज़ में जा सकती हैं। That would be difficult to examine. Okay. अब जनाब इसका एक थ्योरम है। अब आपको डेफिनेशन, ये तो हमने सारी की सारी जो एम्फेसाइज किया डेफिनेशन के ऊपर, तो अब आप जनाब इसका एक थ्योरम है वो समझ लेते हैं। इसका मतलब इसका थ्योरम जो है, जब थ्योरम की बात करेंगे तो हम फिर कंडीशनली कन्वर्जेंस के साथ बात करेंगे, राइट। सो रीअरेंजमेंट थ्योरम जिसको कहते हैं, रीअरेंजमेंट थ्योरम क्या है कि लेट समेशन, इसको मैं थोड़ी आसान लैंग्वेज में लिखता हूँ। इफ समेशन ए एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, लेट समेशन ए एन बी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ठीक है जी, एंड समेशन बी एम इज, एंड समेशन बी एम, ये भी हम m वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी और m वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ये भी लगा लेते हैं। एंड समेशन बी एम इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ
is a rearrangement of summation n is from 1 to infinity, then summation Vm is absolutely convergent and has the same sum as summation an proof. ले जी, कि यह है कि अगर कंडीशनली कन्वर्जेंस का केस हो तो फिर जो रीअरेंजमेंट है वो भी कन्वर्जेंट होगी और वो उसी को कन्वर्ज करेगी। उसके लिए हमने आपको आइडिया दिया कि आप जब पार्शियल सम बनाएंगे तो जब पॉजिटिव टर्म का पार्शियल सम बनाएंगे तो फिर ऐसा बनाइए कि वो ऐड करते करते टर्म जो है वो ग्रेटर देन एल हो जाए, और दूसरी जब नेगेटिव टर्म्स का पार्शियल सम बनाएंगे तो उनका ऐसा बनाइए कि वो उनको ऐड करते करते लेस देन एल पे पहुंच जाएं। तो फिर वो जो एल लेस देन एस एन और एस एन लेस देन एल, वहाँ से सैंडविच थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास लिमिट एल आ जाएगी। वो एक ख़ास टेक्निक से बनाना पड़ेगा, राइट। तो नाउ वी कैन प्रूव दिस थ्योरम एज वेल। इसका मतलब ये है कि अगर ये कोई सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और उसकी बाइजेक्शन लेने के बाद जो सीरीज़ बनाई जाती है वो जो सीरीज़ है वो भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी, और अगर इसकी लिमिट L है, इसका सम L है, तो इसका सम भी L होगा। जो फर्स्ट टास्क है वो तो आसान है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब आप नई सीरीज़ बना रहे हैं तो उसमें कुछ टर्म मिसिंग भी हो सकती हैं। लिहाजा दूसरी वाली का सम जो है, या तो अगर सारी की सारी टर्म्स आपने इन्वॉल्व कर ली, सिर्फ उनकी पोजीशन डिस्प्लेस की है, पोजीशन आगे पीछे की है, तो फिर तो दोनों का सम बराबर है। ये इन जनरल आप कह सकते हैं कि इसका जो सम है इन एब्सोल्यूट सेंस इज लेसर इक्वल टू द सम ऑफ दिस इज ट्रिवियल। या इसके लिए एक आध लाइन लिख लें। वो क्या आप लिखेंगे कि सिंस एवरी बी एम let f from n to n be any bijection, आप ऑफ कोर्स आप एक बाइजेक्शन लेना पड़ेगा ताकि आपकी नई सीरीज बने। तो अब सिंस एवरी बी एम इक्वल्स सिंस एवरी बी एम इक्वल्स टू एन ए एन, जाहिर सी बात है जो भी बी एम है वो किसी ना किसी ए एन के बराबर है। जो बी एम है वो आप खुद से नहीं ले रहे, वो बाइजेक्शन के थ्रू ले रहे हैं। तो जो बी एम है, हर बी एम जो है उसके पीछे कोई ए एन है, वो उसकी पोजीशन, नई पोजीशन जो है ए एन जो है वो पहली टर्म की सीरीज थी, फर्ज करें ए 7 है तो हो सकता है वो बी 1 बन गया हो। लिहाजा ये फिक्रा अब आप समझ लीजिए कि सिंस एवरी बी एम इक्वल्स टू एन ए एन, हर बी एम जो है वो ए एन के बराबर है। जब मैं कहूँ, अब ये मेरा क्वेश्चन है कि भाई ये दो रूम है, एक ये रूम है, एक साथ वाला रूम है, तो इस रूम में हर जो भी स्टूडेंट है, हर स्टूडेंट के कारस्पॉन्ड जब उधर स्टूडेंट जाएगा तो उधर एक स्टूडेंट मौजूद है उसको वेलकम करने के लिए। करस्पॉन्डिंग टू एवरी मेंबर ऑफ दिस क्लास, every member of this class, there is a member in that class which will coordinate। तो जल्दी आप बताइए किसमें ज़्यादा मेंबर्स होंगे? इसके हर मेंबर के लिए उसमें एक मेंबर मौजूद है, तो वी विल सस्पेक्ट कि उसमें ज़्यादा मेंबर्स हैं, या कम से कम उतने तो ज़रूर हैं जितने इस रूम में मौजूद हैं, जितने इस क्लास में मौजूद हैं, जितने इस क्लास में स्टूडेंट्स हैं। सो इफ़ आई एम सेइंग दैट करस्पॉन्डिंग टू एवरी मेंबर ऑफ दिस क्लास there is at least one member in that class which will coordinate with that particular student. So how many members does that class may have? कम से कम इसके बराबर तो होंगे या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। This is what I am saying. Since every BM equals to an AN,
तो हर पीएम के लिए ए एन मौजूद है, तो बताइए किसमें एलिमेंट्स किसका सम ज़्यादा हो सकता है इन जनरल, ये जनरल सी बात हम कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इसका ज़्यादा होगा क्योंकि उधर हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं। एंड नो टू एम्स and no two m's correspond to the same n। और ये भी है विद दिस, ये फंक्शन की डेफिनेशन बाय रिएक्शन की डेफिनेशन कि दो m जो है किसी एक n के कॉरस्पॉन्ड नहीं हो सकते कि उधर से एक n लिया तो इधर दो m निकला है तो फिर तो m वाले ज़्यादा हो गए। नो नो नो, दिस इज नॉट द केस। ये एम्फेसाइज कर रहे हैं हम बाई रिएक्शन को। सिंस एवरी bm इक्वल्स टू एन an एंड नो टू m's correspond to same n, ठीक है, hence the series hence we must have what? Summation bm absolute m will is from 1 to infinity is less or equal to summation en absolute m will is from 1 to infinity। क्योंकि आपने बाइजेक्शन दी है, मैंने बताया था कुछ टर्म मिसिंग हो सकती है, इसमें कम हो सकते हैं। जनरली ये जो एक्सप्रेशन बिल्कुल ठीक है, अगर सारी की सारी रिटेन कर लेते हैं रीअरेंज करते हुए, अगर सारी रिटेन करते हैं तब भी ये इक्वल होगा। और वैसे भी ये तो आइडिया हमने बहुत पहले दिया था कि अगर इक्वल हो तो लेस आर इक्वल लिखना सही है, ठीक है, लेकिन अगर लेस आर इक्वल हो तो वहाँ से इक्वल लिखना जायज़ नहीं। इक्वल क्योंकि लेस आर इक्वल ए आर बी हो तो यूनियन में चला जाता है, ए में हो तब भी यूनियन में, बी में हो तब भी यूनियन में, तो ये लेस आर इक्वल है। अगर इक्वल है तो लेस आर इक्वल लिखना जायज़ है। लेकिन अगर ए यूनियन बी को बिलोंग कर रहा हो तो यू कैन नेवर से दैट कि एक्स ए का मेंबर है, यू आर नॉट श्योर, हो सकता है वो बी की वजह से आया हो। तो इसका मतलब अगर लेसर इक्वल टू है तो वहाँ से लेस लिखना या वहाँ से इक्वल लिखना सही नहीं है। सो लेस implies lesser equal, equal implies lesser equal, but lesser equal never implies less, lesser equal never implies equal। ये थोड़ी सी एलिमेंट्री लॉजिक है जो कि मेरा ख्याल है यू नो वेरी वेल। ओके, अब आइए जी, अब तो ये तो जनाब अब बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लग गया, हैंस बाय बेसिक, क्योंकि ये जो है वो कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। और आपको पता है ये बड़ी टर्म की सीरीज है तो ये भी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। ऐसा पहला खाता हमारा क्लियर हो गया। अब हम दोनों की लिमिट को सेम करेंगे, राइट। But summation a n mod is absolutely convergent, hence by basic comparison test, basically I am writing for basic comparison test, you can write full, hence by basic comparison test summation b m is from 1 to infinity is absolutely convergent as well। चलिए जी, एक हिस्सा तो हमने प्रूव कर दिया कि वो जो नई वाली है। अब हमने साबित करना है कि दोनों के लिमिट सेम है। तो क्या करें, पहली वाली की लिमिट जो है एल ले लें और साबित कीजिए कि दूसरी की लिमिट भी एल है। तो ज़ाहिर सी बात है अगर पहली वाली की लिमिट एल है तो फिर उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसकी लिमिट भी एल होगी। और आपको एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो रीअरेंजमेंट सीरीज़ यानी कि बी एम सीरीज़ के लिए भी लेना पड़ेगा। और हम साबित करेंगे कि वो जो नया सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो भी एल को कन्वर्ज करता है। सो लेट्स डू दिस। अच्छा, अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि जी लेट एस एन be a sequence of
partial sums of summation an, right? अब उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपने मान लिया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, with summation n is from 1 to with limit n tends to infinity Sn is equal to n, यानी कि आपने क्या मान लिया, चूंकि वो कन्वर्जेंट है जी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो उसकी कोई लिमिट होगी, तो आपने ज्यूम कर लिया कि Sn उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है जो कि L को कन्वर्ज करता है। देन फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट n star belong to n such that what Sn minus L mod is less than epsilon by 2 whenever n greater than n star, and of course epsilon is positive, वो कह देगा। also by Cauchy criterion for the convergence of series, अच्छा ये सीरीज कैसी थी, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी, तो काशी क्राइटेरियन में फिर आपके पास कोई ना कोई k+1 से p तक कोई जो स्ट्रिप होती है, हमने काशी क्राइटेरियन में ये कहा था कि जी कि ये जनाब xn कोई भी xk k varies from n+1 to let's say या n to m कर लें, ये लेस देन एप्सिलॉन होता है। आपको याद होना चाहिए काशी क्राइटेरियन में हमने ये कहा था कि अगर काशी क्राइटेरियन में ये है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो फिर ये n से m वेयर n इज ग्रेटर देन फिक्स नंबर, यू नो, वेयर n इज ग्रेटर देन n स्टार व्हिच इज वेरी वेरी लार्ज, राइट। अब इसको समझिए, ये काशी क्राइटेरियन है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, वो किसी सम को कन्वर्ज कर देती है, किसी एल को कन्वर्ज कर जाती है, तो फिर ये जो स्ट्रिप बनती है, कोई एन स्टार वेरी वेरी लार्ज ले, ग्रेटर जीरो इज वेरी वेरी लार्ज, कोई एन स्टार अगर वेरी वेरी लार्ज लेते हैं तो उससे बड़ा एन, उस एन से आगे एम तक ये जो स्ट्रिप बनती है, इसके अंदर जो टर्म्स आ रही है उनका जो सम है वो दैट इज नेग्लिजिबल। तो अब ये सीरीज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, तो इसका मतलब इसकी एब्सोल्यूट टर्म जो है n से m तक ऐसी होंगी जिनका सम नेग्लिजिबल होगा, तो यहाँ पे काशी क्राइटेरियन इस तरह से लगाया जाएगा, ठीक है। सो देन बाय काशी क्राइटेरियन ऑफ सीरीज आप लिख सकते हैं कि समेशन a के मॉड, अब क्यों, क्योंकि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट थी, ठीक है, वो बाहर आप एब्सोल्यूट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पहले पॉजिटिव टर्म का सम है, तो बाहर लगाना है तो वो भी लगा लेंगे, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर k वेरीज फ्रॉम n+1 to p, चलो जी पूरा लिख देते हैं, मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेयर p ऑफ कोर्स बिलोंग टू n, और n+1 यानी कि n जो था वो ग्रेटर देन इक्वल टू n स्टार कर लें, चलें ग्रेटर देन इक्वल टू n स्टार कर लें, ताकि नेक्स्ट आप n+1 उससे बड़ा ले लें, तो यहाँ n+1 जो है वो ऑफ कोर्स वो ग्रेटर देन n स्टार है, यहाँ से क्या है कि n+1 ग्रेटर देन n स्टार है, n ग्रेटर देन इक्वल टू n स्टार, और n+1 जो है अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू n स्टार है तो n+1 ऑनवर्ड सारे n स्टार से बड़े हैं, तो ये सारे के सारे जो n+1 से p तक जो हैं वो सारे के सारे n स्टार से बड़े हैं। इसका तो बहुत बड़े नंबर के बाद जो स्ट्रिप बनती है वो नेग्लिजिबल है, वो क्या है, नेग्लिजिबल है। ये जरा देखिए, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, इट्स काशी क्राइटेरियन, इट्स नथिंग, काशी क्राइटेरियन फॉर सीरीज। तो अब चूंकि अंदर पॉजिटिव टर्म है तो ये एब्सोल्यूट छोड़ भी देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और
summation a k varies from n plus 1 to p, where p is epsilon by 2, where uh, p belong to n and n plus 1 so on up to p. ये ग्रेटर देन सारे के सारे ग्रेटर देन n स्टार हैं. ये n स्टार इज n स्टार इज very very large number and epsilon is positive, right? तो ये हमने बना कर रख लिया. इसको नंबर 1 कह लें, इसको नंबर 2 कह लें. अब चलिए आगे. ये तो हो गया जी हमारे पास जो गिवन थी, उससे हमने ये दो बातें निकाली कि आपको ये दिया गया था कि हमारी जो सीरीज़ गिवन है वो कन्वर्जेंट है. अगर वो सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है वो भी कन्वर्जेंट है, वो कन्वर्जिंग टू एल है. तो फिर उसके बाद हमने ये सीक्वेंस की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा ली, ठीक है. और फिर ये जो है हमने क्या लगाया, ये हमने सीरीज़ की ऊपर काशी क्राइटेरिया लगाया. अब टारगेट क्या है, सोचिए. हम चाहते हैं कि ये जो नई रीअरेंजमेंट वाली सीरीज़ है ये भी एल को कन्वर्ज करे. तो इसका मतलब वो कब एल को कन्वर्ज करेगी, अगर उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एल को कन्वर्ज करेगा. सो पहले सपोज कीजिए कि ये एस एन स्टार जो है वो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है. फिर आप ये वाली साबित कीजिए कि एस एन स्टार माइनस एल ये भी लेस देन एप्सिलॉन है. इसका मतलब एस एन स्टार जो है वो एल को कन्वर्ज कर देगा. इसका मतलब है कि हमारी जो रीअरेंजमेंट वाली सीरीज़ है वो एल को कन्वर्ज कर देगी, राइट. चलिए let Sn star be a sequence of partial sums with a sequence of partial sums of summation bm. ठीक है जी, m varies from 1 to infinity. तो अब ये चूँकि वो हमारे पास नई सीरीज़ है तो आप देखिए ये ऑफ कोर्स चूँकि ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है तो हर एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट खुद से कन्वर्जेंट होती है. तो ये आप नाम ये लगाएं तो तब भी ठीक है. क्योंकि वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है एंड यू नो दैट एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट. सो दिस इज कन्वर्जेंट इटसेल्फ, राइट. तो इसलिए यही डायरेक्ट यूज कर सकते हैं. ओके, नाउ फॉर sufficiently large value of m sm dash sm star. अभी हम बात करना चाहते हैं ये nth पार्शियल सम है फॉर दिस सीरीज, फॉर द रीअरेंजमेंट सीरीज के लिए, ठीक है. will be sum of the terms will be the sum of the terms a1 plus a2. चलें ऐसे लिख रहे हैं a2 चूँकि सम ऊपर लिख दिया, a3 and so on, en and perhaps more. अब देखिए ये समझें, ये नुक्ते वाली बात है, इसको समझ लें तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, हमारा काम खत्म हो जाएगा. देखिए एस एम स्टार जो है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है. सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में शुरू से टर्म्स को ऐड करना पड़ता है. तो एम चूंकि आपने बहुत लार्ज लिया हुआ है, सफिशिएंटली लार्ज है, तो चांस है कि a1 से लेके an तक जो कि रीअरेंजमेंट में पहली सीरीज की टर्म्स थी a1 से an, n इज एनी नेचुरल नंबर. वो जब m को सफिशिएंटली लार्ज करेंगे तो उसके सम में ये सारे के सारे आ जाए. पॉसिबली और भी आ सकती हैं, और भी आ सकती हैं, जरूरी नहीं कि ये इतना ही हो, क्योंकि वो एस एम डैश स्टार है. एस एम स्टार और m आपने वेरी लार्ज लिया हुआ है, तो वो रीअरेंजमेंट हो सकता है. ये जब 1 से लेके n तक उसकी रीअरेंजमेंट पहली दूसरी बन गई, दूसरी तीसरी चौथी एंड सो ऑन. लेकिन जब एस एम स्टार की बात की, m को सफिशिएंटली लार्ज लिया, तो ये सारे के सारे उसके खाते में काबू आ गए. उसकी कोई ना कोई ये टर्म बनी हुई थी, तो जब ऐड किया तो सारे के सारे उस एडिशन में आ जाएंगे, और बल्कि और भी ज़्यादा टर्म आएंगी.
ठीक है, सो thus we can write, अब आप लिख सकते हैं कैसे कि आप लिख सकते हैं SM star is equal to A1 plus A2 plus 1 plus AN plus AK1 plus AK2 plus AK3 plus so on plus AKS. Like this, हमने कहा था many more, perhaps more. तो ये एक आइडिया है, क्योंकि m आपका सफिशिएंटली लार्ज है तो इस किस्म का होगा, और अगर इन टर्म को गौर करें तो SM स्टार बन जाएगा, ये SN बन गया प्लस AK1 प्लस AK2 प्लस 1 प्लस AKS, ठीक है। और ये सारे के सारे, अब चूंकि ये n पे खत्म हुआ था, अब ये K1 K2 K3 सारे के सारे नंबर जो है ये n से बड़े होंगे, वेयर K1 K2 K3 so on KS all are greater than n, ये सारे के सारे n से बड़े होंगे, राइट। तो अब इन बड़ों से भी एक बड़ा चूज कर ले, ठीक है। सो चूज K नॉट इज इक्वल टू क्या ले लें, n प्लस पी ले लें, n प्लस पी as the largest of all K1, K2, so on, KS, यानी कि जो n प्लस पी है इनसे भी बड़ा है, आगे जा रहा है और आगे जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, hence ये 3 yields that SM star, इसको इधर ले आए माइनस SN, और इसके ऊपर अगर एब्सोल्यूट लगा दें तो ये बन जाएगा AK1 प्लस AK2 प्लस 1 प्लस AKS एब्सोल्यूट, और इसको आप लिख सकते हैं और SM star minus SN is less or equal to AK1 plus AK2 plus so on AKS, और इसको भी आप लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, दिस इज, क्योंकि ये सारे के सारे K1 n से बड़ा है, ये n से बड़ा है, what it could be, it could be n plus 1, क्योंकि K1 भी ग्रेटर देन n है तो K1 क्या हो सकता है, n प्लस 1 मिनिमम, तो दिस इज लेसर इक्वल टू, यानी कि इससे जो सबसे छोटे वाला जो है, जो छोटे वाला सबसे जो है n के बाद वो an प्लस 1 है, तो आई कैन राइट an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 प्लस सो ऑन, प्लस अगर जाके मैं यहाँ पे रोकूं an प्लस p पे जाके रोकूं, ठीक है, an प्लस p पे, तो an प्लस p पे जाके रोकूं, आप बताइए ये सारे के सारे तो इसमें काबू आ गए, क्योंकि ये K1 जरूरी नहीं है n प्लस 1 हो सकता है ये n प्लस 9 से स्टार्ट हो रहा हो, ये K1 हो सकता है ये n प्लस, क्योंकि K1 n से तो बड़ा आपने रखा, लेकिन ये नहीं पता कि ये n प्लस 1 ही है, तो हमने तो n प्लस 1 से स्टार्ट करके कोई छोड़ा ही नहीं है, और इन सब से जो बड़ा मेंबर है वहां तक चले गए, लिहाजा सर्टेनली ये सम जो है इस सम से बड़ा होगा, ये सम इस सम से बड़ा होगा। लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये क्या बन गया, व्हाट इज दिस, ये बेसिकली बन रहा है, अगर आप गौर करें तो ये सुमेशन ए के मॉड बन गया, और के विल सम n प्लस 1 टू, ये कोई से n प्लस पी को आपने के नॉट कहा था, सम के नॉट, और ये काशी क्राइटेरियन से, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, ये बाय 2, जो इक्वेशन नंबर 2 आपने बना के रखी थी
दोबारा इसको समझिए, क्योंकि ये K1 जो है आपने कहा था जी K1 जो है वो बड़ा है n से, तो बट K1 की लीस्ट वैल्यू n+1 हो सकती है, क्योंकि हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। जब सीरीज में आप नंबर की बात करते हैं तो A1 के बाद A1.1 टर्म की होती है, A1 के बाद A2 होती है, सेकेंड टर्म होती है। तो व्हेन यू आर सेइंग दैट K1 इज ग्रेटर देन n, तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी n+1 हो सकती है। जैसे अगर हम n+1 से स्टार्ट करते हैं एंड कंटिन्यू ऑल द टर्म्स टिल इससे भी बड़ी n+p तक चले जाएं, जिसको आपने K0 कहा था, तो ऑफ कोर्स ये सम इस सम से बड़ा है, ठीक है। और ये देखें तो ये क्या बन गया, ये बन गया n+1 to K0। व्हाट इज दिस, ये भी आपने इक्वेशन नंबर 2 में काशी क्वाड्रेटिक से लेस देन ε/2 रखा है। यू नो वेयर K0, यहाँ पे वो p था, तो p की जगह आप K0, अगर एग्जैक्टली p भी एडजस्ट करना चाहें तो आप उसको p कह लें और उसको K0 + n कह लें, समथिंग लाइक दिस, तो p तक चला लें, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन ये भी उसी मीनिंग को दे रहा है, क्योंकि K0 जो है वो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है, राइट। सो दिस लेस देन ε/2, और what you have calculated, what you have, okay, Sm star minus Sn is less than ε/2, you know, of course Mn both are greater than n star, ठीक है। of course Mn greater than n star, ये नाम भी लिखें, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। now come to the point, अब हम ये आसानी से प्रूव कर सकते हैं कि Sn स्टार जो है वो L को कन्वर्ज करता है। फाइनली we see that Sm star minus L, इसको लिख सकते हैं pressure equal to Sm minus Sn plus Sn minus L। लोग हमने Sn ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो ये अभी आपने प्रूव किया, ये भी आपने प्रूव किया कि लेस देन ε/2, और ये पहले आपने शुरू में रखा था लेस देन ε/2, दिस इज लेस देन ε/2 plus ε/2, which is epsilon whenever m greater than n star, which is of course very very large, hence limit m tends to infinity, क्योंकि m भी greater than n star हो गया, जो कि वेरी वेरी लार्ज है, वेरी वेरी लार्ज से लार्ज है, तो m टेंड्स टू इन्फिनिटी विच इज इक्वल टू l। तो इसका मतलब व्हाट वाज Sm स्टार, ये जो रीअरेंजमेंट सीरीज की के लिए पार्शियल सम था, और वो भी l को कन्वर्ट कर गया। दिस मीन्स दैट इन फैक्ट द सीरीज l इज द सम ऑफ द सीरीज, ठीक है जी। इन फैक्ट कंसिक्वेंटली summation Vm converges to L, ये बाय डेफिनेशन है। ओके जी, दिस कंप्लीट द प्रूफ। ये आसान नहीं था, थोड़ा सा मतलब मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पहले से डिफ़िकल्ट है, तो प्लीज़ इसको अच्छे तरीके से समझिए, और अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को 2-3 दफ़ा देखें, ठीक है जी। ले जी, आज फॉर्मली हमने जो ये चैप्टर जो है सीरीज़ वाला कंप्लीट कर लिया। ये हमारा जो क्वेश्चन है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, ये कंप्लीट हो गया। और कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि जी हम क्या फ़ॉलो करें, तो हम जो है हमारा MSc मैथमेटिक्स में जो रियल एनालिसिस वाला पेपर है उसके हम सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं। तो वो आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देख सकते हैं कि उसमें कोर्स आउटलाइन क्या है। और इसमें जो हम बुक्स फॉलो कर रहे हैं, एक RG बार्टल और दूसरा W रूटन, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।